फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ टीवी पर आ रहे विज्ञापन को देखकर नाच रहे हैं। दरअसल इस एडवर्टाइजमेंट में एक बैग है जो कि इस बच्ची को बेहद पसंद है। यह लड़की इस बैग को खरीदने के लिए अपने पापा को बोलती है, पर अभी उसकी सैलरी आने में कुछ समय बाकी था। लेकिन वे देखते हैं कि वो बैग कोई और खरीद रहा है और शायद वो आखिरी बैग भी था। लेकिन लड़की का पिता यानी योंग उस दूसरी लड़की के गालों को सहलाता है और बोलता है कि ये बैग उसकी बेटी को दे दे। योंग को दूसरी लड़की के गालों को इस तरह से छूने पर उस लड़की का पिता गुस्से में आ जाता है और वह योंग को जोरदार थप्पड़ मारता है। अगले दिन वो दूसरी लड़की योंग के पास आती है और उससे बोलती है कि वैसा ही बैग एक और दुकान पर मिल रहा है। योंग उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और वह बेहद खुश लग रहा था, मानो जैसे किसी की बरसों पुरानी तमन्ना पूरी होने जा रही हो। अगले ही पल सीन बदल जाता है। यह एक ऐसा दृश्य है जो लोगों को देखने में शायद आपत्तिजनक लगे। योंग उसी छोटी सी लड़की के बगल में घुटने टेक कर पहले उसकी बेल्ट निकालता है और उसका पायजामा हल्का सा नीचे कर देता है और फिर उसे चूमना शुरू कर देता है। इस सीन को देखकर एक राहगीर महिला इतना डर जाती है कि वह तुरंत भाग जाती है। थोड़ी देर बाद आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि स्थानीय पुलिस की देख रेख में सारी घटना का मुयाना किया जा रहा है और पुलिस उस मरी हुई लड़की की जगह एक पुतले को लिटाकर सारा सीन दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे से ये समझ आ सके कि माजरा क्या है। अब योंग उस पुतले का पायजामा हल्का सा नीचे कर देता है और उस पुतले को चूमने लगता है। जब पुलिस उससे दोबारा पूछती है तो वह अपनी पैंट का बटन खोलकर उसे हल्का सा नीचे करता है, जैसे उसने उस लड़की के साथ किया था। उसे ऐसा करते देख सभी लोग और पुलिस वाले ये मान लेते हैं कि उसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया है और बलात्कार के जुर्म में उसे सजा सुनाई जाती है। दुर्भाग्य से कोई भी ऐसा नहीं मानता है कि उल्टा वह आदमी उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ एक विकलांग रोगी है जिसकी बुद्धि 6 साल के बच्चे जैसी है। फिल्म का मुख्य पात्र ली योंग गो है। योंग दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। योंग गो की एक बेटी है जिससे वह बेहद प्यार करता है। गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने उसे उसकी बेटी का लालच देकर जबरदस्ती झूठा अपराध स्वीकारने के लिए कहा। उसने अपराध स्वीकार करने के लिए झूठ बोला क्योंकि उसने सोचा था कि वह अपनी बेटी के साथ जल्द ही वापस आ जाएगा। प्रारंभिक अदालत उसे मौत की सजा सुनाती है और अस्थायी रूप से सेल नंबर 7 के जेल में भेज देती है। सेल में पहुंचने पर वार्डन को पता चल जाता है उसके घिनौने पाप के बारे में। फिर वह उसकी जमकर पिटाई करता है। हम सेल में देखते हैं यहाँ 5 अपराधी हैं, चोर, धोखेबाज वगैरह। इनमें से सबसे मजबूत लड़का एक गैंगस्टर है। वे अपराधी देखते हैं कि योंग गो एक पागल है। वे तुरंत उसे अपराधी मान लेते हैं। योंग के दुष्कर्म के बारे में सुनकर वे जल्दी से उसे पकड़ते हैं और मारते हैं। तब से योंग को हर दिन तंग करना शुरू कर देते हैं। वह हमेशा बहुत अकेला और कोने में छिप कर रहता है और एक छड़ी का उपयोग करते हुए अपनी बेटी का नाम जमीन पर लिखता है। ठीक उसी दिन वह एक अजीब आदमी को देखता है जो एक टूथब्रश को घिस रहा है। वह जितना घिसता है टूथब्रश उतना ही तीखा होता है। वे सेल 7 के आगे से निकलते हैं। योंग को अचानक बाहर निकलता है और सेल 7 के गैंगस्टर को कवर करता है। गैंगस्टर ने उस आदमी को मार मार कर जमीन पर गिरा दिया जब तक कि वार्डन बीच में नहीं आ जाता। इसके बाद योंग को अपने सेल में वापस आ जाता है। गैंगस्टर योंग से कहता है जो भी वह उससे मांगेगा वो उसे देगा। हालांकि योंग गो की इच्छा बेहद मुश्किल है। उसका कहना है कि वह अपनी बेटी से मिलना चाहता है। सच में बेहद ही जटिल काम, लेकिन गैंगस्टर कभी अपनी जुबान से नहीं मुकरता। जेल में एक ईसाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें एक समूह आएगा, गाएगा और वहां नृत्य करेगा। इस समूह में कुछ बच्चे भी हैं। उनमें से एक योंग गो की बेटी है। कुछ ही देर बाद लड़की को लाया जाता है। उसे कागज के बॉक्स में छुपा देते हैं और इसके बाद लड़की को सेल नंबर 7 में पहुंचाया जाता है। बॉक्स खोलकर एक लड़की बाहर निकलती है। लड़की इधर उधर देखती है। वह देखती है कि उसके पिता कोने में बैठे हैं। योंग को बच्चों के जैसे घुटनों पर रेंगता हुआ आगे आता है और अपनी बेटी को कसकर गले लगा लेता है। लड़की गुस्से और प्यार में अपने पिता के सीने पर वार करने की पूरी कोशिश करती है। पापा, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना ढूंढा। मंदबुद्धि पिता माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने वास्तव में कभी अपराध किया ही नहीं था। अपराधियों में से एक अपराधी को चिंता है कि अगर किसी ने उन्हें लड़की के साथ देखा तो उनकी सजा को और भी बढ़ा दिया जाएगा। डरा हुआ आदमी वार्डन को जोर जोर से चीख कर बुलाने की कोशिश करता है,
लड़की और अन्य साथी उससे भीख मांगते हैं, पर डरा हुआ आदमी अभी भी वार्डन को बुलाने का प्रयत्न कर रहा होता है। आखिरकार वार्डन सेल में आता है। लड़की जल्दी से खिड़की के नीचे छिप जाती है। वार्डन बाहर खड़ा है, इसलिए वह लड़की को नहीं देख सकता। जैसे ही आदमी बोलने वाला होता है, लड़की अचानक आंसुओं से भरी आंखों से उसका हाथ पकड़ती है। आदमी अपने शब्दों को बदल देता है। ब्रेड, मुझे रोटी चाहिए। खतरा टल गया है। लड़की अपने पिता को गले लगाने के लिए वापस दौड़ती है। अब लड़की सारे सीन के बारे में समझ जाती है, इसलिए अब वह कुछ नहीं बोलती। सभी लोग ये देखकर चकित हो जाते हैं। एक मंदबुद्धि की इतनी प्यारी बेटी कैसे हो सकती है। उनमें से एक आदमी लड़की को अपने दूध का डिब्बा भी देता है। लड़की अपने पिता से पूछती है, पापा, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आप बुरे इंसान हैं? बताइए। योंग गो बोलता है, ये सब बुरे लोग हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। योंग की बात सुनकर सबको शर्मिंदगी महसूस होती है। इतने में उन्हें एक बुरी खबर मिलती है। ईसाई बैंड चला गया है। लड़की के बाहर जाने का अब कोई रास्ता नहीं है। अब लड़की सेल नंबर 7 में फंस गई है। मंदबुद्धि पिता अपनी बेटी के साथ बहुत खुशी से रहता है, लेकिन सेल के दूसरे लोगों के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय है। हर एक दिन उन्हें लड़की को छुपाने और उसे बाहर लाने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। जब से लड़की यहाँ थी, सब लोग बहुत खुश थे। योंग खुशी से एक मजाकिया पिता होने का नाटक करता है, जो वास्तव में लड़की से बेहद प्यार करता है। हालांकि ये खुशी के दिन ज्यादा दिन के नहीं थे। फिर वार्डन अचानक सेल्स की जांच करने के लिए आता है। उसे लड़की के बारे में पता चल जाता है। वार्डन बेहद गुस्से में योंग को बाहर लाता है। रास्ते में योंग बार बार बोलता रहता है, बारिश बहुत तेज है, उसकी बेटी बीमार हो सकती है। वार्डन को और गुस्सा आ जाता है। तुमने दूसरे की बेटी को मार डाला, फिर भी अपनी बेटी से मिलना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, घटिया इंसान। योंग को लात घुसे मारे जाते हैं और उसे एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। बच्ची को बाहर लाया जाता है। इस जेल में किसी अनजान व्यक्ति द्वारा जेल में कुछ गलत होने की खबर अखबार में प्रकाशित होती है। इस मौके का फायदा उठाकर एक अपराधी जेल में गड़बड़ करने की कोशिश करता है। वह आग बुझाने वाले यंत्र को चुरा लेता है और जेल में आग तेजी से भड़कती है और बेहद भीषण रूप ले लेती है। अपराधियों को बचाने के लिए वार्डन आग से भी नहीं डरता। योंग को अब काल कोठरी से बाहर निकाल देते हैं। देखते ही देखते वार्डन आग में फंस जाता है। योंग जल्दी से वार्डन को बचाने के लिए दौड़ता है। जब वार्डन को होश आता है, तो वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ दिखता है। डॉक्टर कहता है कि योंग ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया है। वार्डन देखता है कि योंग के शरीर पर जलने के कुछ निशान हैं, जो कि बेड पर लेटा हुआ है। वार्डन को योंग को मिली रेप की सजा के बारे में शक होता है। योंग गो को अपनी बेटी से मिलने के लिए अब अनुमति मिल जाती है, पर उन दोनों के बीच में एक शीशे की दीवार है। योंग को वापस सेल में भेज दिया जाता है। उसकी बेटी के चेहरे पे जो दुख है, उसे शब्दों में बयान कर पाना असंभव है। एक क्रूर अपराधी को कोई इतना प्यार नहीं कर सकता, और न वो हर जगह इतनी खुशियां बांट सकता है। वाकई ही योंग एक बेहद अच्छा इंसान और पिता है। फिर वार्डन को पता चलता है कि लड़की बेहद बीमार है और उसे अपने पिता की बहुत याद आती है। इतने दिनों से उसने कुछ खाया भी नहीं है। वह अस्पताल में लड़की को मिलने जाता है। लड़की रोती है और उसे तरस भरी नजरों से देखती है। क्या तुम मुझे मेरे पापा के साथ जेल में बंद कर सकते हो? वार्डन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह एक बार पीछे मुड़कर देखता है और कमरे से बाहर चला जाता है। आज एक कागज का बहुत बड़ा डिब्बा सेल नंबर 7 में पहुंचाया जाता है। अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। वह योंग गो की बेटी है। योंग तुरंत अपनी प्यारी बेटी को गले लगा लेता है और वो दोनों खुशी के मारे रोने लगते हैं। सिपाही बगल में खड़ा है और बताता है कि यह सब वार्डन ने आयोजित किया है। उसके बाद योंग आता है और वार्डन को उपहार देता है। वार्डन उसे पुकारता है और उससे पूछता है, उसने उस लड़की को क्यों मारा? योंग को कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। हाँ, वह एक मंदबुद्धि है, उसे समझ नहीं है। वो अपने को बचाने के लिए कुछ नहीं बोल पाता। वार्डन फिर से इस मामले की जांच करने में जुट जाता है। उसे पुलिस द्वारा ली हुई योंग की स्टेटमेंट में अजीब बातें देखने को मिलती हैं। 6 साल की बुद्धि वाला एक मंदबुद्धि अपनी समझ से ऐसी स्टेटमेंट नहीं लिख सकता। इस बीच योंग के जेल के साथी भी केस की खोजबीन करनी शुरू कर देते हैं। घटना स्थल के सुरागों के अनुसार वे उस घटना का रूपांतरण करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे असलियत सामने आती है। उस दिन बहुत ठंड थी। तापमान -18 डिग्री सेल्सियस था। वह लड़की अपनी ही लापरवाही के कारण फिसल गई। उसका सिर जमीन से टकरा गया और वह उसी समय मर गई थी। पर योंग ने उसकी बेल्ट क्यों उतारी और उसे चूमना क्यों शुरू कर दिया?
ऐसा इसलिए हुआ कि योंग ने पहले एक वर्कशॉप अटेंड की थी जिसमें उसे फर्स्ट एड के बारे में ये सब सिखाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से वो लड़की पुलिस प्रमुख की बेटी थी। उसके दबाव के कारण स्थानीय पुलिस को इस मामले को जल्दबाजी में सुलझाना पड़ा, इसलिए एक झूठा मामला बनाया गया। वार्डन पुलिस हेड को मामले के पुनर्विचार का अनुरोध करने के लिए ढूंढता है। पुलिस हेड अपनी बेटी को खोने के दर्द और अपने गुस्से की वजह से कुछ सुनना नहीं चाहता। सच्चाई चाहे जो भी हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दोषी को सजा सुनाई जानी चाहिए। केस अब अपने अंतिम चरण की ओर है। सेलमेट्स बेहद चिंतित हैं कि योंग गो अपने गवाही में गलती कर सकता है। वे उसे जो बोलना है उसे लिखकर याद करने के लिए देते हैं। वे योंग की अभ्यास में मदद करते हैं और हर दिन उससे बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं। आज मुकदमे का दिन है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षण के दिन से पहले पुलिस हेड योंग को अपने पास बुलाते हैं और उसकी जमकर पिटाई करवाते हैं। पुलिस हेड योंग को धमकी देकर बोलता है, अपना पाप स्वीकार करो, अन्यथा मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा जैसे तुमने मेरी बेटी को मारा है। कोर्ट में योंग आता है और उसकी आंखें बिल्कुल खाली दिखाई देती हैं। जब वकील उससे पूछता है, क्या तुमने उस लड़की को मार डाला था? योंग बोलता है, हाँ। सभी को गुस्सा आता है। वे सभी उस क्रूर पुलिस हेड को मारना चाहते हैं। वार्डन खड़ा हो जाता है और योंग की मानसिक हालत ठीक न होने का दावा करता है। हालांकि योंग अभी भी बार बार यही कहता रहता है, हाँ मैं ही था, मैंने ही मारा है। सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। वार्डन चिल्लाता है, कोई भी उससे माफी नहीं मांगता। उसे उनसे माफी क्यों मांगनी पड़ती है? योंग चिल्लाता है, वार्डन कृपया मेरी बेटी को बचाओ। ट्रायल के रिजल्ट के बारे में सबको पहले से ही एहसास है। मौत की सजा जेल के लोग नहीं चाहते थे। योंग को ऐसी कोई सजा सुनाई जाए। वे सभी अपराधियों को एकजुट करते हैं और एक विशाल जेल ब्रेक की तैयारी शुरू कर देते हैं। आज का दिन बेहद खूबसूरत है। वे योंग और उसकी बेटी को बाहर लाते हैं और हवाई गुब्बारे में बिठा देते हैं और वे उन दोनों को हवाई गुब्बारे में बिठाकर खुशी खुशी बाहर के लिए रवाना कर देते हैं। वार्डन भी बेहद खुशी के साथ उन्हें अलविदा कहने के लिए हाथ उठाता है। दुर्भाग्य से रस्सी स्टील की कांटेदार जालियों में अटक जाती है। जेल ब्रेक फेल हो जाता है। जिस दिन उसे मृत्युदंड दिया जाता है उसी दिन उसकी बेटी का जन्मदिन भी है। वार्डन अंतिम बार अपने पिता से मिलवाने के लिए उसकी बेटी को सेल नंबर 7 में लेकर आता है। हर कोई खुश होने का नाटक करता है, लेकिन हर किसी के आंखों में आंसू और दिलों में बेहद दुख है। जन्मदिन के बाद योंग अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सेल से बाहर कदम रखता है। आगे एक दरवाजा है और यहाँ से आगे योंग को अकेले ही जाना था। आखिरकार अब उन्हें एक दूसरे को अलविदा कहने का वक्त आ ही गया। बेकसकर एक दूसरे को गले लगाते और हंसते हुए दिख रहे हैं। वार्डन अब योंग को ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। इन अंतिम क्षणों में योंग अभी भी अपनी बेटी के लिए मजाकिया चेहरे बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कोने में जाकर योंग घुटनों के बल गिर जाता है। बेटी ललचाई हुई नजरों से देख रही है। शायद पहले की तरह उसका पिता कूदकर बाहर आ जाएगा, लेकिन इस बार उसने इंतजार किया, लेकिन उसके पिता ने छलांग नहीं लगाई। अब वह और इंतजार नहीं कर पाती। वह चिल्लाती है, पापा पापा। योंग किसी की परवाह किए बिना अपनी बेटी को गले लगाने के तेजी से भागता है और जोर जोर से रोने लगता है। शुरू से अब तक योंग कहीं नहीं रोया, चाहे उसे कितना भी पीटा गया हो। लेकिन जब उसे एहसास होता है वह अब अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगा, वह पहली बार आसपास के लोगों से भीख मांगकर गिड़गिड़ाता है। वह जोर जोर से कहता है, वह गलत था, उसने कुछ नहीं किया। मुझे बचा लो, मुझे अपनी बेटी से दूर मत करो। वार्डन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, पर वह इस समय कुछ भी नहीं कर सकता। यह दुनिया एक अच्छे व्यक्ति को बचाने के लिए सक्षम नहीं है। बाद में वार्डन योंग की बेटी को गोद ले लेता है। कई साल बाद बेटी एक बड़ी वकील बन जाती है। अपने पिता की तरह वह भी एक ईमानदार और अच्छी इंसान है। वह सेल नंबर 7 के अपराधियों से मिलती है। वे सभी योंग के लिए गवाही देने के लिए तैयार है। वह आखिरकार सफल हो जाती है। योंग के ऊपर लगाए सभी इल्जाम खारिज कर दिए जाते हैं। जेल से लड़की बाहर निकल रही है और फिल्म इस सीन के साथ खत्म हो जाती है। बाहर भारी बर्फ गिर रही है। वह अपने पिता को देखती है, हवाई गुब्बारे में सबको अलविदा